अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुल्क का सियासी माहौल कैसे बेहतर किया जाए, सियासी इंतशार कैसे थमेगा इदारों से, या इदारों के दरमियान टकराव का खात्मा किस तरह मुमकिन बनाया जाए, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर बार बार उठाए जा रहे हैं। गो के इन सवालात का जवाब ढूंढने की ख्वाहिश तो बज़ाहिर हर फरीक की है, लेकिन ये जवाब ढूंढने के लिए अमली संजीदगी का फुकदान दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज बनी हुई है, वो एक बार फिर सियासी मुहिम जोई की आग को मजीद तेज करना चाहती है और ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का नया मरहला शुरू करने की बातें हो रही है। तो दूसरी तरफ हुकूमत है जो अमली तौर पर तो तहरीक इंसाफ को स्पेस देने को किसी सूरत तैयार नहीं, लेकिन जुबानी तौर पर हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के लिए बज़ाहिर हौसला बख्श बयानात आ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी तस्दीक गुज़िश्ता रोज हमारे इस शो में उस वक्त हुई जब वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए एपीसी में लाने की पेशकश भी कर दी। वीडियो लिंक पे आप उन्हें ले सकते हैं एपीसी के अंदर, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी या बिल्कुल ही नहीं होगा सकती है। ये वीडियो लिंक की पॉसिबिलिटी हो सकती है और वीडियो लिंक के ऊपर बिल्कुल अगर लिया जा सकता है वीडियो लिंक पे पार्टी कहती है कि हम इनके बगैर नहीं करते, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो वीडियो लिंक पे हो सकता है। बैरिस्टर अकील मलिक के अलावा इमरान खान को लेकर नरमी और लचक दिखाने में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ भी इंतहाई मस्बत दिखाई दे रहा है। अगर इमरान खान की पैरोल पर रिहाई की बात हो या अदालत की जानिब से उनकी रिहाई की, राना सनाउल्लाह इन ऑप्शंस की हिमायत तो कर ही रहे थे, ताहम आज उन्होंने इमरान खान को एक और पेशकश भी की है कि अगर वो 9 मई पर मुआफ़ी मांगते हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। इमरान खान साहब जो रास्ता इख्तियार किए हुए हैं ना 24 नवंबर और 26 नवंबर वाला, उसकी कामयाबी के कोई चांसेस नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर वो 9 मई पे माजरत कर लें तो बात आगे बढ़ सकती है या बात हो सकती है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान राना सनाउल्लाह के इस मशवरे और हुकूमत की जानिब से दिए गए ऑप्शंस को खातिर में लाएंगे। गो के इस मुतालिक कुछ यकीन से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर रखी जा सकती है, क्योंकि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ में भी यह सोच परवान चढ़ रही है कि अब टकराव की सियासत से पीछे हटा जाए और मामलात को अफहाम और तफहीम की जानिब लाया जाए ताकि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हासिल किया जा सके। इस मुतालिक आसीन साफी अंसार अब्बासी की खबर सामने आई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई अपोजिशन में बैठे अपने इत्तेहादियों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत में मसरूफ है ताकि पार्टी के लिए सियासी जगह हासिल करने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई की सियासत खत्म और जेल में कैद इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल किया जा सके। जराए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद के कुछ रहनुमा बशमूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई से कहा गया है कि वो इमरान खान को कायल करें कि वो माहौल को ठंडा करने में किरदार अदा करें, सोशल मीडिया पर जारहाना कार्रवाइयां रोकने और दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करें। जराए का कहना है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास को पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई के कुछ आला रहनुमाओं ने कहा है कि बानी पीटीआई को कायल करें कि वो पार्टी की मामूल की सियासत में वापसी के लिए माहौल को बेहतर करने में मदद करे। खबर के मुताबिक पीटीआई हलकों में यह सोच भी पाई जा रही है कि अगर इमरान खान सख्त बयानात से गुरेज करें और सोशल मीडिया को पार्टी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आग भड़काने से रोका जाए तो पार्टी के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं। पार्टी के सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना किरदार ने कई पार्टी रहनुमाओं को परेशान कर दिया है, लेकिन वो जानते हैं कि बानी पीटीआई के सिवा कोई पार्टी के सोशल मीडिया को ऐसा करने से मना नहीं कर सकता। एक तरफ तहरीक इंसाफ टकराव की सियासत से बाज रहना चाहती है, तो दूसरी जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी पर तोल रही है और ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ बड़ी तहरीक का मंसूबा बनाया हुआ है और इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपोजिशन की एक और तगड़ी आवाज मौलाना फजल रहमान पर भी तकिया किया हुआ है, जो फिलहाल तहरीक इंसाफ को हाथ पकड़ाते नहीं दिख रहे। इस सूरत हाल में मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या बनेगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्राइम में ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाले से खबर है कि तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी तब्दील करने की बात कर रही है, इदारों के साथ महाजराई कम करने पर गौर कर रही है और सोशल मीडिया के वाले से भी पॉलिसी तब्दील करने पर गौर कर रही है ताकि इदारों के साथ महाजराई कम हो और तहरीक इंसाफ को सियासत के लिए स्पेस हासिल हो सके। कैसे देखते हैं इस नई पॉलिसी को? मेरा तो ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी मुस्बत बात है। और सच्ची बात तो ये है कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए जो पीटीआई और हुकूमत में, तो उस वक़्त भी मेरी कुछ नून लीग के जो दोस्त हैं मेरे, उनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे ये कहा कि बहुत बेहतर होता कि अगर आप मौलाना फजलुर रहमान को, अचकज़ई साहब को, इन लोगों को बीच में डालते
और इससे एक टेम्परेचर जो है वो नीचे आने में मदद मिलती है। इस वक़्त टेम्परेचर बहुत हाई है, हुकूमत में, पीटीआई में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो हमें एक बफर चाहिए था। और अगर ये होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी और मेरी नज़र में इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। देखिए, आपको पाकिस्तान में अहम है कि हम टेम्परेचर नीचे लेके आएँ और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त बड़े हमारी जो दहशतगर्दी का मसला जितना बढ़ चुका है, उसके लिए एक कंसेंसस क्रिएट करने की ज़रूरत है और तहरीक-ए-इंसाफ एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो फवाद साहब ये बताएं कि जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि महमूद अचकजई को कहा जा रहा है कि वो खान साहब को कन्विंस करें, या अलामा राजा नासिर अब्बास को कहा जा रहा है कि वो कन्विंस करें खान साहब को, ये दो बंदे कन्विंस कर सकते हैं खान साहब को क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि कन्विंस करना किस बात पे है? यही फ़ॉर्मूला कि क्या दर्जा होगा? हरारत नीचे लाएं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानबाजी है वो कम करें, और अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। देखिए, दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए तो फिर आपको बेसिकली तो इक़दामात की ज़रूरत है ना, और इक़दामात तो हुकूमत की तरफ से होने हैं। मुझे आप बताइए, कि एक आदमी को अगर आप बंद कर दें डेथ सेल में 20 दिन के लिए, आप टीवी ना दें, अखबार ना दें और ये एक्सपेक्ट करें कि दर्जा हरारत नीचे आएगा, कैसे आएगा? हम्म, जो गिरफ्तारियाँ पिछले 48 घंटों में हो रही हैं, 72 घंटों में हो रही हैं, उससे तो ये तासुर नहीं मिलता कि हुकूमत कोई नीचे लाने में इंटरेस्टेड है दर्जाए हरारत। अभी तो लग सही रहा है है। कि हुकूमत बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। सो ये फैसला होगा तो उससे आप चीज़ें जो हैं वो वैसे ही बेहतर हो सकती हैं। डेफ़िनेटली मुज़ाकरात का अमल का आगाज़ भी होता है तो इससे टेम्परेचर नीचे आए। लेकिन फवाद साहब, जो सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो सोशल मीडिया के हवाले से जो जेआईटी में गुज़श्ता दिनों में पेशियाँ हुई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और अलीमा खान साहिबा की, उसमें तो ये सामने आए हैं मामलात के सोशल मीडिया को बराह रास्त खान साहब खुद जो है वो डील कर रहे हैं, वो अलीमा खान साहिबा को अपना कंटेंट देते हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उन्हें वो भेजती है कंटेंट, और वो खान साहब के ट्विटर अकाउंट या बाकी जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वहाँ से वो कंटेंट सामने आता है, वहाँ से पोस्ट होता है। मेरा नहीं ख्याल जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है या चीज़ें जो ऑफ़िशियल सोशल मीडिया अकाउंट है, उसमें कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो हैं। कुछ ज़रूर हैं, उनको भी नीचे होना चाहिए डेफ़िनेटली। लेकिन प्रॉब्लम तो आ रहा है ज़्यादा कि जो पीटीआई से वाबस्ता लोग नहीं हैं, लेकिन हम्म, उन्होंने इमरान खान की डीपीज़ लगा के तो वो मेरे पे जो सारा हम्म, क्रिटिसिज्म होता है, अगर आप गौर करें तो वो बुनियादी तौर के ऊपर वही लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान और एंटी आर्मी प्रोपेगेंडा जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये तो तमाम ही जो पीटीआई की लीडरशिप होती है या जो जेन्युइन लोग हैं वो उनके निशाने पे रहते हैं, बिकॉज़ ये लोग तो एंटी पाकिस्तान है जो ये काम कर रहे हैं हम्म। और इनका मकसद है कि फौज को और अवाम को लड़ाया जाए। पीटीआई का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उसका अगर कोई आप फेलियर कहें तो वो ये है कि उनको जिस तरीके से खुद को अलहदा करना चाहिए था और इस प्रोपेगेंडे का जवाब देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो होना चाहिए। देखिए, जो भी है, मैं मेरे से ज़्यादा किस पार्टी से वाबस्ता कई ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं, बड़े सख्त किस्म के बयानात वहां से देते हैं। यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे बैठे हुए जिनका धंधा ही इसके ऊपर चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, फिर वो पर्सनलाइज़ हो जाते हैं और पर्सनलाइज़ होके जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल जी करते हाँ। हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल जो है वो आता है। और बाकी यहाँ पे जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके नतीजे में भी आता है। लेकिन इसके बावजूद देखें ना, हम तो मैं मतलब मेरी हम तो नेशनलिस्ट हैं। हमारे से ज़्यादा ज़्यादती एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने बड़े कम लोगों से की होगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा तो ये मानना है कि आप मुल्क तो नहीं चला सकते एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, मुल्क के बगैर। तो आपको डेफिनिटली टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए जो रोल अदा हो सकता है वो करना चाहिए, ताकि हम हमारा तो प्रॉब्लम है ना, हम हमारा तो जीना मरना ही यहाँ पे, हम अब क्या बाहर तो नहीं जा सकते। लिहाजा जाहिर है और ये कि भी हकीकत है पाकिस्तान फवाद साहब, ये भी हकीकत है कि जब तक तहरीक इंसाफ के मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं होते, ज़ाहिर है उनको किसी किस्म की स्पेस भी नहीं मिल सकती। जो उनकी मुश्किलात का हल है, मदावा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में है। कोई शुबा नहीं है। हम पॉलिटिशियन हैं, हमें स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकते हैं, नहीं मिलेगी तो आप नहीं कर सकते। ये अलहदा बात है कि जब आप पॉलिटिशियंस को इस तरह से एलिमिनेट करेंगे, तो उसके फिर अपने रिपरकशंस हैं, जैसे हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, जो हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं कि जब जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप को आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। बट देन दैट्स अनदर स्टोरी। बट फैक्ट इज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक स्पेस जो है वो मिलेगी तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वरना आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते।
लेकिन इमरान खान क्या इस पॉलिसी को ओके करेंगे? क्योंकि वो तो एक जो है माहौल, जो रियाला जेल से आते हैं पैगाम, वो तो लगता है कि पूरा वो एक होता है ना कि एक इनकलाबी माहौल बनाने की कोशिश जो की जाती है, वो उससे तहरीक इंसाफ को लगता है कि अब नीचे उतरना पड़ेगा और रियलिटी चेक जो है वो ज़रा करना पड़ेगा। इमरान खान जो है वो बिल्कुल स्पेस देना भी चाहते हैं और वो पाकिस्तान को नॉर्मलाइज़ करने में भी उनकी दिलचस्पी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक दूसरी जानब से कोई ऐसा जवाब मिला नहीं है सही। और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि इमरान खान को कमज़ोर करने के चक्कर में हमने मुल्क को ही कमज़ोर कर दिया है और उसके बाद पाकिस्तान में ना सियासत बची है, ना गवर्नेंस बची है, ना मईशत बची है। मीडिया आपके सामने तबाह-बर्बाद हो गया, आपका सोशल मीडिया तबाह-बर्बाद हो गया, ऐसे-ऐसे अजीबो-गरीब कवानीन आए, जमहूरियत से हम इतने दूर हो गए। तो सर ये आपकी इमरान आपकी खान हुकूमत में भी मीडिया पे बड़े सख्त जो है ना मसाइल आए थे, तो आज वो मज़ीद बढ़ गए हैं। पीटीआई का दौर तरीके पाकिस्तान के मीडिया का सबसे आसान और सबसे आज़ाद दौर था। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। स्टाइफल नहीं, मीडिया पे जितने स्टाइफल जितने कर दिया गया था। प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशंस ने उस दौर में बनाए, इसी जितनी पेका के एक अंदर भी शख्स इसी को पेका के अंदर एक भी आप लोग भी लेके आए थे तरामीम, आप भी इसे एक स्टाइफल भी करना चाह रहे शख्स थे को उस वक़्त। एक भी शख्स को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की बुनियाद के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में जो है वो निशाना नहीं बनाया गया। हुँ, अब तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर लोगों को जो है वो सही। निशाना बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। तहरीक-ए-इंसाफ का दौर तो हमारे पाकिस्तान के हिसाब से सही है। बेहतरीन दौर था मीडिया का। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि अब जो तहरीक हुकूमत की तरफ से कुछ बड़े हौसला अफजा किस्म के बयान सामने आ रहे हैं। पहले जो एपीसी गवर्नमेंट बुलाना चाह रही थी, उसमें तहरीक साहब ने कहा था कि हम तो खान साहब आएंगे तो फिर ये एपीसी में हमारी शिरकत होगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खान साहब को लाया जा सकता है पैरोल पे बाहर। कल अकील मलिक साहब ने तो ये कह दिया है कि हुकूमत जो है वो खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए भी एपीसी में उनकी शिरकत पे जो है वो राजी हो सकती है। तो ये एक बेहतर वायबल ऑप्शन है, तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्ट करना चाहिए अगर वीडियो लिंक पे। 100% देखिए 100% एक्सेप्ट भी करना चाहिए और जो हुकूमत जो जो एपीसी एक अपोजिशन का मैं पढ़ रहा था कि वो बुला रहे हैं, उसमें उनको चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को इनवाइट करें हम्म, या बिलावल भुट्टो को इनवाइट करें। क्योंकि देखिए सियासी जमातों के दरमियान एक राब्ता-कार होना बहुत अहम है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सियासी जमातों के आपस में कोई राब्ता-कार नहीं होगा और जमहूरियत जो है पाकिस्तान में पनप सकेगी। सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट को सियासी जमातों के साथ बैठ के पाकिस्तान के अंदर एक लाए अमल की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी तो देखिए ना लड़ते-लड़ते होगी गुम, एक की चोंच और एक की दुम, वो तो हम देख ही रहे हैं। लड़ाई तो हो ही सकती है, मज़ीद आगे भी बढ़ जाएगी, चल जाएगी। लेकिन मुल्क को तो बहुत उसका नुकसान हो रहा है और कोई भी आदमी पाकिस्तान में इस वक़्त मुतमईन नहीं है मौजूदा सही है। सूरत-ए-हाल से। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें भी बड़ा जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए ऐसा करना। कि कल शाहिद हक़ान अब्बासी साहब भी बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के बारे से, उन्हें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे। JUI भी बार बार एक्सप्रेस कर रही है, जिस तरह आपने पहले जिक्र भी किया था कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे गवर्नमेंट के साथ, तो उस वक्त भी अपोजिशन की जमातों को अगर तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड लेती तो बेहतर नताइज आ सकते थे। अब भी तहरीक इंसाफ के कई ऐसे फैसले हैं जो कि JUI को ऑफेंड करते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाने के वजह से तहरीक इंसाफ जब का शिकार रही, वो कह रहे हैं बाकी अपोजिशन की पार्टियों को तहरीक इंसाफ ने बताया नहीं, एतमाद में लिया ही नहीं कि वो बाइकआउट कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कन्वे भी किया तहरीक इंसाफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ एतमाद में नहीं लेती, सोलो फ्लाइट ले लेती है, इससे तो इस इत्तेहाद को बड़ा खतरा है। ये समर आपके प्रोग्राम में भी जब मैं आया था तो मैंने जी आपके हाँ। पिछले प्रोग्राम में भी यही बात कही थी कि देखिए ये जो लीडरशिप है पीटीआई की इसमें सलाहियत नहीं है कि देखिए पहली बात तो ये है कि कद भी नहीं है। अब आप मौलाना फजलुर रहमान को देखें, वो सलमान राजा से बातचीत करेंगे। आप उनको देखें वो गौहर से बात करेंगे या रऊफ हसन से बात करेंगे, ये तो वैसे ही मजाक है ना, या शिबली से बात करेंगे। ये लोग तो देखिए ना इनका कद है ना इनकी हैसियत इमरान है। खान साहब की तरफ से नॉमिनेट करदा वो पार्टी के जो है वो एक चेयरमैन है, यही एक तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, खान साहब ने बनाया है उन्हें। देखिए, लेकिन उनकी हैसियत नहीं ना, सिर्फ बनने से ओहदों से तो बंदों के कद नहीं ना बन जाते, यही तो प्रॉब्लम है। खान साहब ने पहले गुलजार फिर साहब तो को आप लगा खान साहब की दिया। फैसला साजी पे सवाल उठा रहे हैं। मैं खान साहब को मैं कह के आया हूँ उनको, मैंने कहा जी आपसे हम एक बुज़दार के ऊपर हम रो रहे थे, आपने 6-8 बुज़दार लगा दिए। अब इनके होते हुए मुझे बताएँ ना कैसे ये अलायंस बन सकता है, क्या हो सकता है? इसमें सिवाय असद कैसर के जिसका कोई कद है, सियासी हैसियत है, या तो आप आरिफ अलवी साहब को लगाते, असद कैसर को लगाते और शाह महमूद कुरैशी साहब से वो जाके मशवरा करते, बात करते। आप देखें ना पीटीआई की जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी को कभी किसी ने नहीं पूछा,
इजाज चौधरी साहब हैं, अपने हमारे महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इनकी पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग में इनकी हैसियत क्या है? तो जितना आप मुझे बताएँगे जो नए लोग आए हैं, इनको क्या पता कि पॉलिटिक्स में क्या करना है, क्या नहीं करना? इसकी वजह से पीटीआई को शदीद नुकसान पहुँच रहा है और पहुँचा है और ये तो अब ज़ाहिर है कि इनसे तो ये नहीं हो पाएगा। फवाद साहब, जितना आप जानते हैं तहरीक इंसाफ को और जेयूआई को या मौलाना फजल रहमान साहब को, लग रहा है आपको ये कितना यानी कि मुमकिन लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर निकलेंगे? या आपको लग रहा है होता हुआ? देखिए, मौलाना निकलना चाहते हैं, मौलाना इत्तेहाद भी करना चाहते हैं। मौलाना का प्रॉब्लम ये है कि देखें हर मौके के ऊपर तो तहरीक-ए-इंसाफ की इस लीडरशिप ने उन्हें डिच किया। पहले आपने कहा कि हम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे और हम आपसे करेंगे, आप सीधे उनसे बातचीत आपने शुरू कर दी। फिर आपको लेटर आया चीफ जस्टिस का, आप मुँह उठा के सारे वकील अपने पीआर बनाने के लिए जो है वहाँ पे चले गए। फिर अभी सलामती कमेटी की बात आई तो फिर आपने किसी को नहीं पूछा। तो सवाल ये है कि अगर मौलाना की फॉर एग्जांपल बात हो और एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बातचीत की ऑफर आए, आप फिर मौलाना को डिच कर दें, तो वो देखें वो पॉलिटिशियन है। आपने उनको भी एक पॉलिटिकल डील देनी है और उनसे एक पॉलिटिकल डील लेनी है। इसकी इसके लिए एक कोई बंदा चाहिए ना कि जिसका कोई कद हो, जिसकी कोई वाकफियत उनसे हो, वो उसको जान ट्रस्ट करते हों। तो एक आपको एक पैराडाइम चाहिए ना, एक फ्रेमवर्क चाहिए, वो मौजूद नहीं है। लिहाजा अभी तक जो है वो तो नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन तो फवाद जो साहब, है जो वो नक्शा आप खींच रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे मुस्तकबिल करीब में खान साहब किसी मुदाहमत के नतीजे में या किसी तहरीक के नतीजे में बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। उसकी देखिए समझ सबसे इम्पोर्टेंट बात खान साहब को भी और उनकी फैमिली को भी जिस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान खान को अदालतें बाहर नहीं निकाल सकती और जो आपने इतने पैसे पीटीआई ने वकीलों को उठा के दे दिए हैं वो पैसे आपने तहरीक के ऊपर खर्च किए होते, सियासत के ऊपर लगाए होते, तो उसका आपको ज़्यादा चांस थे कामयाब होने का। अब आप अगर ये समझते हैं कि ये वकील जाएँगे, आर्ग्यू करेंगे और जज जो है वो इमरान खान को रिलीज़ कर देंगे, तो फिर तो आप किसी अलफ लैला की जो है दुनिया में रहते हैं। पाकिस्तान की हकीकत ये है कि यहाँ पे जुडिशरी अब एग्ज़िस्ट नहीं करती है। जुडिशरी एज़ एन इंस्टीट्यूशन पहले ही ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे रेज़िस्टेंस जो है वो ही एक रास्ता है या फिर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ आपकी सियासत। अब उस सियासत को आप सियासत को प्रायोरिटी दें और वुकला से पार्टी की जान छुड़वाएं। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लेके आप आगे बढ़ेंगे, चांसेस हैं। अदरवाइज 600 दिन हो गए हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूँ। इस लीडरशिप के साथ कोई चांस नहीं है इमरान खान के बाहर आने और का। फिर तो हुकूमत को भी किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ये हुकूमत तो बड़ी फिर कंफर्टेबल हुकूमत रही पाकिस्तान की, जिससे किसी किस्म का कहीं से भी कोई खतरा नहीं है। सर मसला ये है कि हुकूमतें पोजीशन नहीं गिराती। हम्म हुकूमतें तो अपने वजन में गिरती हैं। अपोजिशन गवर्नमेंट को जो है वो टोज पे तो लेके आती है, उनसे हाँ, ऐसे तो फैसले करवाती है कि वो ब्लिंक करते हैं, कोई गलत फैसला ये कर जाते हैं सियासी। अगर अपोजिशन में सलाहियत होती तो ये गवर्नमेंट जितनी कमजोर है ये अब तक गिर चुकी होती। हम्म, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपोजिशन में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, पता नहीं है, लिहाजा इंतहाई मजबूत अपोजिशन के होते हुए भी ये हुकूमत को अपोजिशन नहीं गिरा रही। लेकिन दूसरी तरफ आसफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब का अपना बोझ इतना ज्यादा है कि एस्टेब्लिशमेंट की कमर दोरी हो गई है उनका बोझ उठाते उठाते। अब ये देखिए जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें कितनी देर वो सही है। सस्टेन कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, ये एक ठीक है, सवाल है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की फवाद चौधरी साहब की, जिनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो पॉलिसी है उसमें किसी किस्म की कामयाबी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। तहरीक इंसाफ को अपनी पॉलिसी बदल कर मुज़ाहमत कम करना होगी, इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी तर्क करना होगी। इसी में तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में सियासी स्पेस बन सकती है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे दहशत गर्दी के मसले पर। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस पर मजीद बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। मुल्क में हालिया दिनों होने वाली दहशतगर्दी ने जहां सिक्योरिटी का संगीन चैलेंज खड़ा किया है, वहां हुकूमत और रियासत के लिए इस चैलेंज से निपटने से मुतालिक बयानिया, पॉलिसी और इत्तफाक राय पैदा करना भी मुश्किल हो गया है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने इस मसले को हल करने के लिए गौर तो जरूर किया, लेकिन इस इजलास के बाद भी एक नई बहस छिड़ गई, जब दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर भी कौम और मुल्क तकसीम दिखाई दे रहा है। एक तरफ दहशतगर्द मासूम पाकिस्तानियों की जानों से खेल रहे हैं, तो सियासी क़यादत मुल्क में ऑपरेशन शुरू करने या ना करने की बहस में उलझ गई है। तहरीक इंसाफ ने
न सिर्फ इस बैठक का बाइकआउट किया बल्कि अब पीटीआई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक भी मुजाहमत करती दिख रही है। दूसरी जानिब हुकूमत भी है जो इस मसले पर हतमी हिकमत अमली अपनाने के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ है। गो के तहरीक इंसाफ तो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना हुई, लेकिन वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने इस इजलास में शिरकत की और इस इजलास के बाद उन्होंने अब सबसे पहले किसी भी किस्म की ऑपरेशन की मुखालफत का मौक़िफ़ पेश किया और अब उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि हुकूमत उनको मैंडेट दे कि वो जाकर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करें। आपका एक 2200 किलोमीटर का मेरा एक बॉर्डर है सूबे का उनके साथ, और आप अगर उसके साथ हुकूमत नहीं मानेंगे और आप उसके साथ बैठेंगे नहीं और आप उससे मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो आपके मामलात कैसे ठीक होंगे, जो बेसिकली उसी बॉर्डर की वजह से ही ख़राब है। तो इसलिए हम मुज़ाकरात के हामी हैं और पहले भी रहे हैं और हम समझते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए बेहतर हल निकल सकता है। दूसरी जानिब हुकूमत है जो ऑपरेशन से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर इबहाम का शिकार है। कभी एक रहनुमा ऑपरेशन ना किए जाने का बयान देता है तो दूसरा मुमकिन ऑपरेशन का दावा कर देता है। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। मैं सीएम केपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। तलात चौधरी का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन सेनेटर इरफान सिद्दीकी तो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। एक बयान में सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें, इंसानी जानों से खेलते रहें और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हो ना मौसर कार्रवाई। इस वक्त कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन जरूरत पड़ी तो हुकूमत कहीं भी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन कर सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इल्जाम भी लगाया कि अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दों का अड्डा और पनाहगाह बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि खुदा न खास्ता कल मगरबी सरहद पर कोई मुहिम जोई हुई तो क्या मुसल्लह अफवाज गंडापुर से इजाज़त का इंतजार करती रहेंगी। इस मुतालिक जहाँ सियासी क़यादत तो तकसीम दिख रही है, वहाँ आज बज़ाहिर एक अहम पेशरफ्त हुई जब अफगानिस्तान से इस मसले पर संजीदा गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता राब्तों का आगाज़ कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान से सफारती राब्ते के लिए नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक खान 3 रोज़ा दौरे पर काबुल पहुंचे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद सादिक ने अफगान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाई लेवल रवाबित पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हिदायत पर किए जाने वाले इस दौरे में मोहम्मद सादिक अफगान अबूरी हुकूमत के साथ दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। अफगानिस्तान से इस मामले पर दो टोक गुफ्तगू इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हालिया दिनों में पाकिस्तान में जिस तेज़ी से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ वो संगीन खतरात की जानिब इशारा कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर के दौरान 1 जनवरी से 16 मार्च तक कम अज़ कम 1141 अफराद जाँ बहक या जख्मी हो गए हैं। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के ज्यादा वाक़यात सूबा बलोचिस्तान में हुए, जहाँ करदम दहशतगर्द तंजीम BLA सरगर्म है। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर अफगान अमूर और सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है दहशतगर्दी के मसले से निपटने के लिए, उस पर एक तो ज़ाहिर काइनेटिक डोमेन में तो हमने काफ़ी काम करना है और अभी काम हो भी रहा है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 150 के करीब रोज़ाना होते हैं मुल्क के तूल अर्ज़ में, लेकिन अब अफगान हुकूमत को भी इंगेज किया जा रहा है। आज जो मोहम्मद सादिक खान साहब हैं, नुमाइंदा जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगानिस्तान के लिए, वो आज विज़िट पर भी हैं अफगानिस्तान के 3 रोज़ के विज़िट पे उनकी आज मुलाकात भी हुई है अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के साथ। तो लग रहा है वो इंगेज कर पाएंगे, अफगान क़यादत को कन्विंस कर पाएंगे कि वहाँ से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर पैट्रोनेज वहाँ से हो रही है, सपोर्ट हो रही है। देखें, उम्मीद अफजा तो है। इस तरह के राब्ते सफारती जो ताल्लुकात हैं उनमें थोड़ी बहुत गर्मजोशी लाते हैं और कुछ हलचल तो होती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं वो काफ़ी बुनियादी और काफ़ी अरसे से तवील अरसे से चले आ रहे हैं। जी हाँ। और ये सादिक खान का दूसरा दौरा है। अगर आपको याद हो, पहले दौरे के वक्त जब वो काबुल में थे तो पाकिस्तान ने अपनी जो अस्करी ऑप्शन थी वो भी इस्तेमाल की थी और फ़ज़ाई हमले की। तो देखना ये है कि उसके बाद ये दूसरा उनका दौरा है, इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी अरसे से लग ये रहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी सर्दमहरी चल रही है, और जो TTP को लेकर एक बहुत बड़ा मसला दोनों के दरमियान है, उस पर कोई बात नहीं बन पा रही। तो देखते हैं अब सादिक खान साहब क्या ऑप्शंस लेकर गए हैं और क्या वो अफ़गान तालिबान के लिए काबिल कबूल होंगी, उसमें कोई नई तब्दीली है, कोई नई पेशकश है या नहीं है।
और ये आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो अफ़गान पनाहगज़ीन हैं, उनके लिए जो डेडलाइन है, उससे कोई 10 दिन पहले इनका ये दौरा है। और हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अफ़गानों को, चाहे वो लीगली पीओआर और या दूसरे जो कार्ड हैं, दस्तावेज़ात हैं, उनके साथ को भी कहा है कि आप 1 अप्रैल से यहाँ से निकल जाएँगे। तो एक वो ऑप्शन भी है, तो उससे पहले ये मुलाकात काफ़ी अहम समझी जा रही है कि इसमें पनाहगज़ीनों की वापसी और जो अ, हालात हैं अफ़गानिस्तान में, उसके तनाज़ुर में शायद कोई बातचीत हो सके। और अफ़गान हुकूमत और तालिबान की तरफ से तो ये पेशकश और ये भी ये भी मुमकिन है दरख्वास्त। हारून साहब के पहले तो पाकिस्तान ने यूनिलेटरली ज़ाहिर है हमारा एक मसला है, हमने बारहा अफगान अफगान जो काम है उन्हें आगाह किया, उन्हें खबरदार भी किया कि आपके मुल्क से जो है वो दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो नहीं किया गया, जब इनेक्शन था तो उस पर फिर हमने जाके वहाँ स्ट्राइक्स की। इस पर क्या ऐसा मुमकिन है कि अफगान क़यादत को एतमाद में लेकर उनसे ये बात की जा रही हो कि आप इजाज़त दें कि मिलके कोई इसके खिलाफ कोई हल निकालते हैं कि अगर आप दें, आप नहीं कर पाते ऑपरेट, तो हम जाके वहाँ पे स्ट्राइक्स करते हैं, नहीं उन्हें स्ट्राइक्स के बारे से एतमाद में लिया जाए इस मरतबा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गान तालिबान किसी भी सूरत इसकी इजाज़त देंगे, कोशिश कर तो रहे सर ये भी होंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है सर कि ये भी हो सकता है कि इत्माम हुज्जत के लिए कि इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करें अक्रॉस द बॉर्डर, अफगान हुकाम को एक मरतबा फिर से उन्हें एंगेज किया जाए कि आप कोई एक्शन करें, अगर नहीं करते तो फिर हमें मजबूरन करना पड़ेगा। देखें, ये हो सकता है अगर तंबीह लेकर गए हैं वो और एक किस्म की वार्निंग अफ़गान तालिबान को वो देना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास और कोई ऑप्शन फिर नहीं रहेगा और जो पिछली दफ़ा भी हमने इस्तेमाल किया था उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो वो अगर एक एज़ अ डेटरेंट और एक एज़ अ धमकी के तौर पर आप लेकर जाएँ तो शायद उसका कुछ असर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान किसी भी सूरत टीटीपी को अ, वहाँ से बेदखल करने या उनको न्यूट्रलाइज़ करने या उनको पाकिस्तान में हमले करने से किसी तरह से रोकेंगे। और सर जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर भी काफ़ी सियासी मसाइल चल रहे हैं, इख्तलाफात काफ़ी वहाँ पे चल रहे हैं कंधारी ग्रुप के जो है हक्कानी ग्रुप के साथ, तो अगर वहाँ पे हुकूमत कमज़ोर होती है तो उससे भी तो नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का होगा, या हमारे लिए कुछ उसमें बेहतरी है? देखें, बाज़ाब्ता तौर पर तो अभी तक इख्तलाफात सामने नहीं आए हैं, जी लेकिन हाँ। इशारे ज़रूर हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब और कुछ दीगर जो वज़रा थे, उन्होंने खुलकर जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह की पॉलिसियाँ हैं, उसकी मुखालफत की जी है हाँ। और ख़ासकर जो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में उनकी बात है। लेकिन अभी तक तालिबान अफ़गान तालिबान की अगर आप नीयत देखें और उनकी ऑर्गनाइज़ेशन और वो उसमें देखें, तो उसमें इस किस्म का कभी हमने देखा नहीं कि कोई बगावत टाइप इंटरनल चीज़ हुई हो, जिससे लीडरशिप में चेंज आई हो या कुछ हो। उनका बड़ा सॉलिड ग्रिप है अपनी ऑर्गनाइज़ेशन के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर। अरुण साहब, ये तो चले अफगानिस्तान वाला मसला हो गया, अपनी जगह पर वहाँ से ताउन होता है नहीं होता, वहाँ हम स्ट्राइक्स करते हैं या अफगान तालिबान ही को ताउन करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अप्रोच है इस वक्त, हमारी पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो हो गया, अब क्या लग रहा है आपको किस तरह की कार्रवाई यहाँ पे होगी? जो एक मौजूदा पॉलिसी है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की, वही मजीद शिदत के साथ आगे बढ़ाई जाएगी, या आपको लग रहा है कि कहीं ऑपरेशन के बारे से भी फैसला हो सकता है? देखें, ऐलान तो हुआ है कि ऑपरेशंस होंगे और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं ये इसी तरह से जारी रहेंगे और जैसे आपने कहा कि तकरीबन रोज़ाना कोई 150 की बुनियाद पर ये कार्रवाइयाँ हो रही जी हैं। हाँ। अफ़गान सरहद पर बाड़ भी लगाकर देखी, उसका भी कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ और अगर टीटीपी अब भी बदस्तूर हमले कर रही है तो उससे लगता है कि वो बाढ़ वाली ऑप्शन भी कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई है। शायद कमी आई हो, लेकिन एज़ सच हमारे पास कोई फ़िगर्स नहीं है कि जिनसे हम कर सकें कि बाढ़ से पहले क्या सूरत-ए-हाल थी और अब क्या है। लेकिन लगता यही है बज़ाहिर कि कोई ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ा है। फिर ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और बड़े ऑपरेशंस और छोटे ऑपरेशंस हम 2001 से जी हाँ। इन इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कर रहे हैं और सेलेक्टिव एरियाज़ में करते रहे हैं। जी हाँ। और उनकी सेलेक्टिव या कोई टाइम बाउंड इफ़ेक्टिवनेस हमने देखी है, लेकिन मुस्तकिल मौसर साबित नहीं हुए हैं। बातचीत की ऑप्शंस भी हमने देखी, वो भी एक्सप्लोर की, वो भी कोई ज़्यादा बात आगे नहीं चल सकी। तो काफ़ी मुश्किल में है इंटरनली इसको कैसे डील करना है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, उस पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो हमने साबिक फाटा के इलाके जी हाँ। थे, उनका इंतज़ाम तो कर दिया, लेकिन उनको जो डेवलपमेंट चाहिए थी, जो एग्जैक्टली। हमने
फंड प्रॉमिस किए थे वो वहाँ नहीं हो सके, जिसकी वजह से टीटीपी के लिए अभी भी वहाँ पर सपोर्ट किसी हद सही तक मौजूद है। सारे एक 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 मेरे ख्याल में अस्करी उसका प्रिडोमिनेंटली एक फैक्टर तो हो सकता है, एग्जैक्टली लेकिन ये बाकी छोटे जो कुल इंतजार उस पर नहीं हो एलिमेंट्स सकता। हैं, बिल्कुल इनको आपने भी दुरुस्त तवज्जो फरमाया देने सर। की जरूरत ये है। बताएं कि इस सारे मामले में जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में करदम टीटीपी ऑपरेट करती है अफगान तालिबान की पूरी सपोर्ट के साथ, इस सिलसिले में अमेरिका क्या पाकिस्तान की मदद कर सकता है? चूंकि अमेरिका ने अभी हाल ही में हमने अमेरिका के साथ हमने ताउन भी किया और अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर जो है अपनी बातें उनसे मनवाई अफगान तालिबान से, तो हम अगर अमेरिका के जरिए क्या ये प्रेशर डलवा सकते हैं वहां पे? देखें, जिस तरह हमने शरीफुल्लाह को उनके हवाले किया और ट्रंप साहब ने कांग्रेस के इजलास में बड़ी हमारी तारीफ की, उसी तरह अफ़गान तालिबान ने भी कल परसों एक अमरीकी कैदी जो था वो जी हाँ। उनके हवाले कर दिया। तो वो भी चाह रहे हैं कि ट्रंप को किसी तरह से खुश कर लें और मुतमईन कर लें और अपने लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करें। तो दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। अभी तक मसला ये है कि जिस तरह ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान पर अभी तक कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कोई ज़्यादा वाज़ेह बयान या कोई इस तरह की बात नहीं की है। हालाँकि ज़ल्मे खलीलज़ाद का आना और उनको दोबारा से एक्टिव करना भी काफ़ी अहम एक फैक्टर समझा जा सकता है। लेकिन सही अभी है। तक की पॉलिसी क्या है, वो अभी वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ क्या करना है या किस तरह से डील करना है। अभी तक उनकी प्रायोरिटीज़ इसराइल और यूक्रेन की सही वॉर और जंग और प्यूतन ज़्यादा हैं। ठीक जब ट्रंप साहब अफ़गानिस्तान पे कुछ बोलेंगे ठीक। तो शायद उससे कुछ वाज़ेह हो सके बहुत सूरत-ए-हाल। शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई बढ़ती ही चली जा रही है, लड़ाई की वजह क्या है और इसका मंतकी इंजाम क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 57,000 के करीब मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, जबकि मुल्क की दीगर अदालतों में तकरीबन 24 लाख केसेस हल के मुंतजर हैं। इस सूरत हाल में हमारी आला अदलिया और जजों की तरजीह तो इन मुकदमात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाने और साइलिन को इंसाफ देने पर होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई माह से हमारा अदालती निज़ाम अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और सितम यह है कि इस बहरान को हवा भी हुकूमत वक्त ने ही दी है, जिसने किसी न किसी मामले पर जजों को आमने सामने ला खड़ा किया है। आजकल भी एक तनाज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जब गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों ने अपनी ही अदालत के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के हुक्म को न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया बल्कि उनको सख्त अल्फाज में चार्जशीट भी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के इन 3 अरकान को रवा माह के अवाइल में ट्रिब्यूनल की तश्कील 2 के वक्त तब्दील कर दिया गया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने 18 मार्च को नोटिफिकेशन जारी करके इन जजेस की जगह जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मुनहास को मुकर्रर किया था। ताहम अब इन अरकान ने ऐलान किया है कि ना तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस और ना ही सदर को कानूनी जवाब के बगैर ट्रिब्यूनल को तहलील करने या दोबारा तश्कील देने का इख्तियार है। यह बात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद शब्बीर की जुडिशल सर्विस अपील में सामने आई। जज मोहम्मद शब्बीर ने जज शाहरुख अर्जुमन के इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज के तौर पर इब्तदाई तकर्रुर और तरक्की और बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे पर तरक्की को चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने जज मोहम्मद शब्बीर की अपील पर समाअत की। जुम्मा के रोज जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि यह हुक्मनामा मखसूस हालात में जारी किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ वजाहत की जरूरत है। तीनों जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान के इब्तदाई तकर्रर को कलअदम करार दे दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की रूह के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए कायम मातहत अदलिया में मुस्तकिल ओहदों को डेपुटेशन की बुनियाद पर भरने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से कहा गया है कि मातहत अदलिया में खिदमात अंजाम देने वाले तमाम अरकान को इस हुक्मनामे की तारीख से 6 माह के अंदर डेपुटेशन पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। और मजीद कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अरकान ने 13 मार्च को अपील पर फैसला किया था, लेकिन बाद में उन्हें 17 मार्च की जुबानी हिदायत दी गई कि वो फैसले का ऐलान न करें, क्योंकि ट्रिब्यूनल को तहलील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके बाद 18 मार्च के नोटिफिकेशन में मुबैना तौर पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के मशवरे पर ट्रिब्यूनल की तश्कील 9 की गई। ताहम 3 जजेस ने इस नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि एक बार जब ट्रिब्यूनल मातहत जुडिशल सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 2016 के मुताबिक तश्कील दिया गया तो उसे कानूनी जवाब के बगैर तहलील या असर तश्कील नहीं दिया जा सकता।
चीफ जस्टिस की जानिब से मुकर्रर करदा कमेटी का कोई भी फैसला जो कानून के तकाजों के मुताबिक न हो, कानून की नज़र में पायदार नहीं, जिसमें डेपुटेशन, इंडक्शन या प्रमोशन या तकर्री से मुतल्लिक फैसले भी शामिल हैं और यह ट्रिब्यूनल की जानिब से कलअदम करार दिया जा सकता है। तीनों जजेस ने जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के अरकान के तौर पर तकर्रर को गैर आइनी करार दिया। जजेस ने यह भी कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को ट्रिब्यूनल के कामों में मुदाखलत करने का कोई इंतजामी इख्तियार नहीं, जबकि इस तरह के इकदाम आइन और कानून के दायरे से बाहर हैं। अपने फैसले के असरात को तस्लीम करते हुए जजेस ने अपने हुक्म पर अमल दरामद 30 दिन के लिए मुअत्तल करने का हुक्म दिया ताकि मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। वाज़ेह रहे कि ये तीनों जजेस उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोबरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले को चैलेंज किया था। इस तमाम सूरत हाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जन्म लेने वाले इस बहरान पर मजीद बात करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर ने। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ये जो ताज़ा एपिसोड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ट्रिब्यूनल के मामले पर न सिर्फ अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले को उड़ाया बल्कि उन्होंने उन्हें चार्जशीट भी कर दिया साथ। तो क्या समझते हैं आपके ये जो ताज़ा एपिसोड है ये भी तसलसल है उस लड़ाई का कि जिसमें चीफ जस्टिस का कायम मुकाम यहाँ पर आना लाहौर हाई कोर्ट से और फिर आगे भी ज़ाहिर है वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बनी जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस लड़ाई का हिस्सा है ज़ाहिर ऑब्वियसली। बिल्कुल, ये जजेस के दरमियान जो एक मुहाज़राई चल रही है, ख़ास तौर पर इख्तियारात की जंग भी इसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र होके आए, इन्होंने वो ओथ नहीं लिया, उसके बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है उससे जजेस को हटा दिया गया, नए जो सीनियर जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर इंतज़ामी साइड से उनको हटा दिया गया। ये कंटिन्यूटी है उसमें कि जो इख्तियारात है। अब की बार जो हुआ है ये तो बहुत ही गैर मामूली है कि 13 मार्च को ये ट्रिब्यूनल जो है ये जनवरी 2024 में जो है बना था। तो 13 मार्च को ये ट्रिब्यूनल जो है वो केस सुनता है जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसा खान, और जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लेते हैं। जजमेंट रिजर्व होने के बाद जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने वो नामजदगी नहीं भेज देते हैं, 18 को नया ट्रिब्यूनल बन जाता है और ये एक बहुत ही गैर मामूली। अब इस ट्रिब्यूनल ने जो पुराने वाले ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है वो फैसला अब नए ट्रिब्यूनल को ख़त्म कर रहा है, कह रहा है सदर का इख्तियार भी नहीं था कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियार पर। अच्छा, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, उनके हवाले से स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा है कि उनका इख्तियार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। कोई जज या कोई भी जो बेंच है वो किसी का मातहत नहीं है कि उसके इंतजामी साइड पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात होते हैं, जुडिशल साइड पे इक्वली इख्तियारात हैं। जो एक्ट है इस्लामाबाद सबऑर्डिनेट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 2016 उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा है कि द प्रेसिडेंट में सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 3 बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एस्टैब्लिश सर्विस ट्रिब्यूनल फॉर द मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। वो सदर कर सकते हैं किसी को भी, इसमें इख्तियार तो सदर साहब का भी है। सदर बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सदर ने तब करना है जब ट्रिब्यूनल पे कोई एतराज़ हो, ट्रिब्यूनल के इंटरनली कोई वैकेंसी को खाली हो जाए, कोई जज रिक्यूज कर ले। जिस तरह ये जनवरी 2024 में यही हुआ था कि वहाँ पे एक जज जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में थे उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जब लोअर जुडिशरी की अपील आती है पहले एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी देखती है और उसके बाद ट्रिब्यूनल के सामने आता है, तो उन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में हूँ, ट्रिब्यूनल में नहीं, वो डबल हो जाएगा। तो वो अलग हो गए थे, फिर उनकी जगह एक और जज आ गए। अब जो ट्रिब्यूनल बनाया गया इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में है जस्टिस आजम खान साहब और वही ट्रिब्यूनल में भी हैं। तो ये डबल साइड पे तो नहीं हो सकता कि एक फोरम पे फिर नेक्स्ट फोरम पे भी। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल जो है इस्लामाबाद उन्होंने इख्तियार को चैलेंज किया है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं कि वो ट्रिब्यूनल को तब्दील करें या नया ट्रिब्यूनल तश्कील दे सकें। ये तो सदर साहब को चीफ जस्टिस की मुशावरत से उनका इख्तियार है कि वो किसी को भी लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल में, किसी को हटा भी सकते हैं। बात आपकी ठीक है, इसमें जो इख्तियारात की जब जंग छिड़ गई है तो उसमें फिर ऊपर नीचे तो चीजें हो रही हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि उनका फैसला महफूज था, फैसला महफूज था, मतलब कभी भी नहीं ऐसा होता कि एक जो वो इतने सीक्वेंस के साथ पिछले 1.5 साल से एक ट्रिब्यूनल सुन रहा है, उसने फैसला महफूज कर लिया है। तो क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी? तो उसके पीछे जो सोच लगती है वो यही है कि ये छह जजेस में ये जजेस शामिल थे जिन्होंने खत लिखा था, उसके बाद 5 जजेस में शामिल है जिन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के खिलाफ सीनियरिटी वाला मामला वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हुए हैं। तो वो पिछले हफ्ते भी ये जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने बड़े सख्त जो है वो फैसला दिया था चीफ जस्टिस के हवाले से, रिमार्क्स बड़े सख्त दिए थे उन्होंने उनके फैसले पर। वो जो चार्जशीट का लफ्ज इस्तेमाल किया वो हम मतलब कह नहीं सकते, लेकिन जो उन्होंने बात की थी
वो बुनियादी तौर पर चार्जशीट ही थी ना कि वो अपने चीफ जस्टिस के बारे में कह रहे थे कि आपने जो फैसला दिया है ये कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है। आपने जो लार्जर बेंच बना दिया और मेरे से एक केस जो है वो ले लिया है, वो उन्होंने यही कहा था कि एक केस किसी जज या बेंच के पास आ जाता है तो उससे आप ले नहीं सकते, कायम काम चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है। तो पिछले दिनों आपने देखा कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने अपने सेक्रेटरी के जरिए वो कहा कि यहाँ पे तो पैसे का लेन देन चल रहा है कि रिलीफ के नाम पर पैसे। अब वो पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा भी हुआ है कि पैसे का इल्ज़ाम सामने आया है। अब इशू ये है कि उसके बाद उन्होंने कहा इंक्वायरी होनी है, इंक्वायरी तहकीकात, वो अभी सामने नहीं आई कि तहकीकात हुई या क्या रिपोर्ट हुई या उस पर कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ऑनगोइंग ये एक लड़ाई है और ये लड़ाई ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है मजीद आगे, ये कहाँ तक जा सकती है? मेरा ये लॉजिकल एंड आपको क्या लग रहा है इससे? एक चीज तो और भी हमें नजर आ रही है कि जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल नेचर के केसेस या इंपॉर्टेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो केसेस हैं वो पुराने जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके पास नहीं जा रहे। ऐसे ही है, वो ज्यादातर जो है वो नए जजेस के पास जा रहे हैं। अब ये जो आपने पूछा कि इसका एंड क्या हो सकता है, एंड मुझे तो जल्दी नजर नहीं आता। एक चीज बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को भी और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको देखनी चाहिए कि आपने एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाए हैं, अब इनको कंफर्म करना है या नहीं करना, आप उसके लिए इजलास बुलाएं और उसके मामला देखें। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो 5 जजेस की मामला गया हुआ है उसको देखना चाहिए कि एक हाई कोर्ट है वहां पे चलें 1-2 माह तो आप एक्टिंग चार्ज के साथ चला लेंगे, लेकिन यह कि आप ये कहें कि 6 माह और 1 साल चलता रहे। अब 5 जज जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ, तो वो देखे ना कितना क्लैश है उनके तो क्या ये लड़ाई जो है ये अफेक्ट कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के मामले को, जो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन है वो बज़ाहिर सबको पता है कि क्या है, उस कंसिडरेशन को क्या अफेक्ट कर सकती है ये लड़ाई? मेरा ख्याल है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें तो गवर्नमेंट ने अपनी मेजॉरिटी बना ली है। ऐसे ही पहले जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे उनको रिप्लेस हो गए हैं, तो अब इनकी मेजॉरिटी है। अब जब इनके पास आएगा तो जो मेजॉरिटी फैसला होगा वही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह सकते हैं कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर है जो ट्रांसफ़र जजेस वाला डिसाइड नहीं होता तब तक इनको ही रखा जाए, और इनको अगर 6-8 माह के लिए भी रखा जाए, 6-8 माह भी रहें, तो मेरा ख्याल में तब तक क्योंकि इख्तियारात इनके पास हैं, फिक्सेशन होती है केसेस की, इंतजामी साइड के जितने अमूर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, फिर जो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, ईस्ट वेस्ट स्पेशल कोर्ट्स, मतहत अदलिया में, उसमें जितने भी मामलात होते हैं वो इंतजामी साइड पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रहे होते हैं। अगर इन जजेस की जिनका तनाज़ा चल रहा है इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस के साथ, इनकी मर्जी मंशा के जो है बरक्स लग जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस, तो फिर क्या लग रहा है आपको इनका लाएमल मुमकिन तौर पर? मुमकिन तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो मैदान से चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। वैसे 26वीं आनी तरमीम हुई, उसके बाद ट्रांसफ़र जजेस पहले आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने खत लिखा, आने के बाद फिर खत लिखा, फिर उसको चैलेंज भी किया, वो हर फोरम को एग्जॉस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे चले जाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको किसी साइड पे धकेला जा रहा है कि एक साइड पे हो जाए, केसेस नहीं लगेंगे, आप किसी कमेटी में नहीं होंगे, आप किसी सेटअप में नहीं होंगे, सिर्फ आना है, केस सुनना है और जाना है। तो एक सिचुएशन तो ऐसी बन रही है कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि कोई रिजाइन को इसके हवाले से वो सोचे, लेकिन मुझे वैसे ज़ाती तौर पर लगता नहीं है। सही, और ये ऐसे ही फंक्शन करती रहेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इससे ज़ाहिर है अवाम का तो नुकसान है ही कि ये ज़ाती लड़ाई जो है कहीं ना कहीं केसेस को तो अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। हमेशा से यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स के जो प्रोटेक्शन थी वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में इसका एक अपना नाम था और हमेशा से ये मिला करती थी, लेकिन ये चीज़ें हमें अब जो है वो कम होती नज़र आ रही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने तफसीली जो है आगाह किया इस सारे तनाज़े के हवाले से। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की साकिब बशीर साहब की, जिन्होंने इन डिटेल इस सारे तनाज़े के हवाले से डिटेल शेयर की। यकीनी तौर पर ये अदलिया के लिए तो नुकसानदेह है ही, लेकिन आवाम के लिए भी इस लड़ाई का सिर्फ नुकसान ही है। आवाम को देखते हैं कि किस तरह से ये तनाज़ा हल होता है, लेकिन फ़िलहाल आने वाले दिनों में ये तनाज़ा हल होता नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।